हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने जो मत दिए थे और मत देने के बाद जो ग्रेविटेशन चैप्टर था, ग्रेविटेशन चैप्टर जो है या ग्रेविटेशन टॉपिक को उन्होंने आगे बढ़ाया था। बहुत से वैज्ञानिकों ने इनका समर्थन किया। समर्थन करने के बाद उसके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। तो कैप्लर्स ने जो नियम दिया था, तो कैप्लर्स का जो नियम था, 3 नियम था, हमने लास्ट टॉपिक में हमने देखे थे। 3 नियम देखने के बाद जो वैज्ञानिक न्यूटन थे, ठीक है, तो आज हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रहों की जो गति संबंधी केपलर के नियमों को से प्राप्त जो निष्कर्ष निकला था, क्योंकि केपलर्स के जो नियम थे उससे जो निष्कर्ष निकला था, उसी के आधार पर जो इंग्लैंड का वैज्ञानिक था सर आइजक न्यूटन, सबसे पहले न्यूटन ने ही देखा था कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, क्योंकि इसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि पृथ्वी जो है हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिसको हम नाम दिया था उन्होंने गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने अपनी पुस्तक द मैथमेटिकल प्रिंसिपल में उन्होंने अपने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम, ठीक है, पढ़ रहे हो, लिखे चाहिए तब, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। इन्होंने कौन सी पुस्तक का नाम था बताइए, आप बताइए। पुस्तक द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी ने संक्षेप में जो था उसका वर्णन किया था। गुरुत्वाकर्षण नियम को क्या किया उन्होंने, डिटेल्स में बताया है, डिटेल्स में इसका वर्णन किया है, और उसी के आधार पर हम न्यूटन का, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो एवरी पार्टिकल, इसने ये नियम दिया था कि एवरी पार्टिकल इज द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल। इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्या बताया था उन्हें? एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स विथ ए फोर्स एफ। क्या लिखोगे? विथ ए फोर्स एफ है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द particle and inversely proportion to the square of distance between them। तो इन सभी वस्तुओं में आकर्षण बल लगता है। इस विश्व में, ब्रह्मांड में, उन्होंने यह दिया था कि इस विश्व में, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है, एक बल से अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, अपनी ओर यह आकर्षण जो होता है बल, जो कि उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो लिख रहे हो तुम, माना कि दो पिंड है, इनके द्रव्यमान कितना है, m1 और m2। इनके बीच की दूरी कितना है, r। कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये जो बल लगता है, आकर्षण बल, के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, क्या लिखता है, द attraction force is the directly proportion to the product of their masses and inversely proportion to the square of distance between them। Suppose two bodies of masses m1 and m2 separated कितना है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो फर्स्ट लॉ में दो इसमें सेंटेंस छुपा हुआ है। फर्स्ट है f डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m1 and m2 एंड f इज द इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r स्क्वायर। तो जब दोनों को हम संयुक्त रूप से लिखते हैं तो हमारा ये आता है m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नितांक। ठीक है, यहाँ g क्या है, एक अनुपातिक नितांक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नितांक, या क्या बोलते हैं अपन इसको, गुरुत्वांक कहते हैं। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, अब ये कंडीशन और देखते हैं। मान लो
दोनों ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम और r इक्वल टू 1 मीटर। जब हम इसको रखेंगे तो F की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? G के मान के। जो इनके बीच लगने वाला बल है वो इसके गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर हो जाएगा जब इकाई द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से कितने दूरी पर हो? 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। तो क्या लिखोगे अब? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है। इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, जिसे एकांक द्रव्यमान के पिंड मासेस ऑफ यूनिट है ना, पार्टिकल ऑफ मासेस यूनिट, दो पिंड एकांक दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को आरोपित करते हैं। माने कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इफ द यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर। ओके, अब इसका मात्रक को मी सूत्र निकालते हैं। तो मात्रकों दो होते हैं, एक ऐसा ही और दूसरा होगा CGS। ठीक है, तो G इक्वल टू हम लिख सकते हैं F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो सेम इसका हो जाएगा, बल का मात्रक होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। तो हो जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम का स्क्वायर। ठीक, अब इसका हम निकाल देते हैं क्या? डायमेंशनल फार्मूला। तो F माने बल MLT माइनस 2 इंटू L स्क्वायर अपॉन M का स्क्वायर। तो एक M कट जाएगा तो M माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2। ये इसका विमी सूत्र निकल गया है। क्लियर? बल का मात्रक और विमी सूत्र निकालने के बाद, ठीक है, इसका संख्यात्मक मान, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो बल का जो मात्रक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उसकी वैल्यू G 6.67 गुणे 10 की घात कितना होता है? हाँ, G की वैल्यू कितनी होगी? 10 टू पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इस G की वैल्यू जो होती है ऐसा ही पद्धति में कितना होगा? 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और CGS में होगा 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ G का क्या हो गया? संख्यात्मक मान। क्लियर? अब हम देखेंगे कि जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको उतार लीजिए जल्दी से, फिर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। ओके, हो गया। अब अगला हेडिंग डालेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स। ठीक है, अब हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ इसको डाल देते हैं हेडिंग को, इन
वेक्टर फॉर्म। एक्स वाई जेड डायग्राम देखिए ध्यान से, ये एक्स, ठीक है, ये वाई, ये जेड। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मास m1 है, ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ रख देते हैं, मास कितना है m2। ये एक फोर्स लगाएगा, ये एक फोर्स लगाएगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा r, तो OP इज इक्वल टू r, ठीक है। तो ये एक फोर्स लगा रहा है F12, दूसरा एक फोर्स लगा रहा है F21, ठीक है, क्लियर। डायग्राम बना लीजिए, क्या लिखोगे, सपोज टू बॉडीज, क्या लिखोगे, सपोज टू बॉडीज हैविंग मास m1 एंड m2 एंड डिस्टेंस r, क्या लिखोगे, सपोज टू बॉडीज m1 m2 masses and placed distance r from each other. Let two bodies mass m1 and m2 placed distance r to each other, एक दूसरे से r दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। masses m1 lies at the origin, ठीक है, जो m1 मास का ऑब्जेक्ट है कहाँ पर रखा है, उसका मूल बिंदु है। masses m1 lies on the origin, okay, and position vector of m2 is r, ठीक है। जो m1 द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है कहाँ पर रखा है, मूल बिंदु पर, और दूसरा पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश दूसरे द्रव्यमान से कितना है, r है। देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन m2 ड्यू टू m1, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लिखोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, m2 ड्यू टू ऑन m1, क्लियर। ये जो है फोर्स अट्रैक्शन ऑफ m2 ड्यू टू m1, तो इसको लिखोगे कितना, F12 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन m2 ड्यू टू ऑन m1। चलिए लिखिए इसको आप लोग, कितना होगा m1 m2, जी की वैल्यू लिख देना, क्लियर। देखिए ठीक है, चलिए देखिए ध्यान रखिएगा जी, निगेटिव साइन आर कैप, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि निगेटिव साइन क्या है, और ये यूनिट वेक्टर इज गिवन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, तो ये हो जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन, यहाँ रख देंगे r स्क्वायर अपॉन r, तो ये F12 इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r क्यूब r वेव। अब देखिए निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, व्हाट इज द इंडिकेट ऑफ निगेटिव साइन, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट F21 and r is the directed in opposite direction, ठीक है। निगेटिव साइन indicated that F21 and r, ठीक, क्या है ये, अपोजिट डायरेक्ट, क्लियर। अब देखो ये m2 मास का ऑब्जेक्ट m1 पर एक फोर्स अप्लाइड कर रहा है, इस फोर्स की वैल्यू हमने निकाल लिया, किसके, लॉ से। अब आप लोग निकालिए F12। सिमिलरली फोर्स ऑन मास m1, सिमिलरली
फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू ऑन मास m2। कितना निकाल लोगे, निकाल के बताइए। F21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप लोग निकालिए और निकाल के दोनों को इक्वल करिए। चलिए हम बैठते हैं। फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास m2 विल बी F12, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये जो होगा पॉजिटिव रहेगा। ओके, चलिए हम ही निकाल देते हैं। तो G m1 m2 अपॉन वैसे ही हो जाएगा r3 r, ठीक है। तो दोनों इक्वल हो गया। F21 इज इक्वल टू माइनस F12, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। Thus the Newton's law of gravitation obeys Newton's third law of motion। जो न्यूटन्स का सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियम है, न्यूटन का जो थर्ड नियम है उसका नियम का पालन करता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने देखा कि न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ था, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहा था, एवरी रिएक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उस नियम का ये पालन करता है। क्या करता है, उस नियम का ये पालन करता है। क्लियर, कोई डाउट? अब हम देखेंगे, ये हमने देखा जी की वैल्यू निकाली, उसका वेक्टर फॉर्म में देखा, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं की विशेषताएं। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड मीडियम लाइंग बिटवीन द टू बॉडीज एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। लिखते चलिए हम बोलते जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पहला लिखिए। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ नेचर, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ नेचर इज इंडिपेंडेंट। क्या लिखोगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ नेचर इज इंडिपेंडेंट। किन्हीं भी दो पिंडों भी लगने वाले गुरुत्वीय बल पर उनके मध्य उपस्थित माध्यान्ह पिंडों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स टू बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट बट देयर एक्सेलरेशन विल डिपेंड अपॉन देयर मासेस। ओके, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। क्या लिखोगे, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। जो न्यूटन का जो सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियम है, यह एक संरक्षी बल है। ओके, और गुरुत्वीय बल, ठीक है, ये क्या है, हमेशा आकर्षण बल होता है। प्रकृति में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप लोग देख सकते हैं। ओके, हाँ, तो आज जब हम देखेंगे क्या, गुरुत्वीय त्वरण। क्या देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जैसे कि नाम है कि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। यदि किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकें तो वस्तु कुछ ऊंचाई तक जाके फिर नीचे वापस आती है। कहने का मतलब होता है कि उसके प्रारंभिक वेग माने अंतिम वेग, उसका वेग में कमी होती है, लास्ट में उसका वेग 0 हो जाता है और वस्तु नीचे की ओर गिरती है, उसका वेग पुनः बढ़ने लगता है, ठीक है। साधारण शब्दों में हम क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को। जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसको हम त्वरण बोलते हैं। तो उसी प्रकार गुरुत्वीय त्वरण में क्या होता है, गुरुत्व में उत्पन्न है, किसी वस्तु में गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो जैसे त्वरण है, इसको हम ए से व्यक्त करते हैं, मंदन को -a से, ठीक। जब हम किसी साइकिल में गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं
तो त्वरण की जगह मंदन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जब किसी वस्तु को नीचे से फेंकते जाते हैं उसका वेग लगातार घटता जाता है, क्योंकि उस पर नीचे की ओर एक त्वरण कार्य करता है जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण स्वयं उस वस्तु पर कार्य करती है, उस वस्तु का वेग लगातार बढ़ते जाता है। ठीक है, तो उसी गुरुत्वीय त्वरण को हम डिफाइन करेंगे। तो उसी गुरुत्वीय त्वरण को क्या करेंगे, हम डिफाइन करते हैं। ओके, द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर। एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली, है ना। द एक्सेलरेशन कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्व के अधीन जो वस्तु गति करती है, यदि कोई वस्तु गुरुत्व के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो उस वस्तु को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र को खींचती है। एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली, है ना। द एक्सेलरेशन कॉल्ड एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी। किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, नियत होता है किसी भी स्थान पर, लेकिन अलग अलग जगहों पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होता है। लेकिन पार्टिकुलर किसी स्थान पर, जैसे मैं यहाँ हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर गुरुत्वीय त्वरण का मान कांस्टेंट होगा। ये नहीं कि मैं यहाँ बिलासपुर शहर में बैठा, बिलासपुर शहर से 5 किलोमीटर आगे गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस। क्या लिखे, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसी वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है। इस चीज़ को नोट कर लेगा। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल एट द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या लिखोगे, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल एट द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा लिख सकते हो, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हिंदी में क्या लिखोगे, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, मतलब उसका वेग लगातार बढ़ते आता है, उसका वेग, और नीचे से ऊपर करेंगे तो वेग लगातार घटते जाता है, और मैक्सिमम ऊंचाई पर उसका वेग शून्य हो जाता है और वह ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगती है। तो गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। याद आया। अथवा एक और डेफिनेशन है, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग में एकांक समय में होने वाली वृद्धि को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर। इसको हम जी से व्यक्त करते हैं, इसका मान भी जैसे साधारण त्वरण होता है उसकी यूनिट भी सेम होगी। ओके, तो ये हमने देखा था क्या, वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशन लॉ। अब हम देखेंगे जी और जी में संबंध। अब आप बोलेंगे दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्स है, पृथ्वी जो है सेंटर की ओर ऑब्जेक्ट को खींचती है और उसके वेग में लगातार कमी या वेग में लगातार वृद्धि। तो वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं त्वरण, सीधे सी बात है। तो गुरुत्व के कारण जो त्वरण पता है गुरुत्वीय त्वरण। अब इसमें गुरुत्वीय त्वरण के कारण न्यूटन के तीनों इक्वेशन हम मोशन चेंज हो जाते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे v इक्वल टू यू प्लस ए टी जी एच हो जाता है। ऐसा करके चेंज हो जाता है, माने जहाँ जहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे तो ए की वैल्यू, जी की वैल्यू निगेटिव आएगी, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और हाइट कितनी होगी, एच ले सकते हो। तो ये सब तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लगातार चेंज हो जाएंगे, जैसे v इक्वल टू यू माइनस जी एच, यू प्लस ए टी, सॉरी ऐसा, ठीक है। h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ऐसे होगा। और ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो समझ में आया होगा आप लोगों को ग्रेविटी क्या है। अब रिलेशन देखेंगे, अगला टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जी। क्या देखेंगे अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी।
क्या है रिलेशन दोनों में, जैसे कि इसका यूज़ हम क्या करेंगे, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, गहराई और अक्षांश के साथ जो परिवर्तन देखेंगे उसमें ये होगा। ठीक है। जी और जी में संबंध है, मैंने जी मैंने स्मॉल जी और कैपिटल जी में गुरुत्वाकर्षण और सात्विक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में संबंध स्थापित करने के लिए हमको ये मान लेते हैं कि पृथ्वी एक होमोजीनियस स्फीयर है, पृथ्वी कैसा एक समांगी गोला है। To establish the relationship between the G and G, meaning small g and capital G, is assumed that the Earth is a homogeneous sphere whose entire mass is controlled, concentrated at its center. क्या लिखोगे, whose entire mass is concentrated at center, जिसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर निहित है। क्या होगा, हमको जी और जी में संबंध स्थापित करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि पृथ्वी एक समांगी गोला है जिसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर क्या होता है, सेंट्राइज होता है, फोकस होता है। अब मान लीजिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, कैपिटल M, त्रिज्या रेडियस r है। लेट m and r इज द मास ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, m, ये m है, ये mg नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आता कितना होगा, r, सेंटर O। ठीक है, क्या करने गए, हम ये मान लेते हैं लेट ऑब्जेक्ट मास m इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान को उसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं, है ना। एज द मास ऑफ अर्थ कैन बी एज्यूम्ड एट द कॉन्सेंट्रेट एट द सेंटर ऑफ द, है ना, डिस्टेंस बिटवीन m एंड r। ठीक, तो m और m के बीच की दूरी कितनी होगी, r होगी, है ना। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, r होगी ना। डिस्टेंस बिटवीन m एंड b r। अब न्यूटन का नियम यहाँ लागू हो जाएगा। मान लो कोई वस्तु है इस पृथ्वी के सतह पर रखी हुई है, तो पृथ्वी की द्वारा उस पर एक बल लगाया जाएगा। तो अब यहाँ पर न्यूटन का सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया बल कितना होगा, इक्वल टू जी, m इज द मास ऑफ अर्थ, m इज द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस भी r इज व्हाट, इन रेडियस ऑफ अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। ठीक, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज F, है ना। ये हो गया। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अब न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू कितना होता है, ma इज द एक्सेलरेशन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, F इक्वल टू mg। अब दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे, mm काट देंगे, g की वैल्यू हमको निकल जाएगी। तो निकल करो, mg इक्वल टू g m अपॉन r का स्क्वायर। ये mm कैंसल हो गया, तो हमको मिल गया g की वैल्यू। इस g की वैल्यू को हम हर जगह यूज़ करेंगे और निकालेंगे, हर जगह यूज, चाहे प्लान वेग को हो, चाहे ऊंचाई और गहराई के साथ हो, जी को हो। अब इसमें दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। इसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे। नंबर 1 क्या लिखोगे, जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। अब देखिए जी डिपेंड कर रहा है किसमें, कैपिटल जी, मास और त्रिज्या पर। तो जी जो है ये m पर निर्भर नहीं करता है ना। जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉडी। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है पृथ्वी की सतह पर, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इफ द बॉडी इज लाइंग डिफरेंट मास आर ड्रॉप्ड सिमिल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं को समान ऊंचाई से यदि हम ऊंचे से नीचे की ओर फेंकते हैं, यदि विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को एक ही ऊंचाई से एक साथ नीचे की ओर फेंका जाए, छोड़ा जाए, तो उसके तिले
गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, समान होता है। पहला ये इस पे कंक्लूजन ये निकलता है तो स्मॉल जी की वैल्यू उस वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं डिपेंड करता है। मान लो कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को समान ऊंचाई से यदि ऊपर से नीचे छोड़ा जाए तो दोनों एक साथ पृथ्वी के पर धरातल पर सरफेस पर पहुंचेंगे। एक ऊंचाई से एक साथ नीचे की ओर छोड़ते हैं तो उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान समान होता है। एट देन दे विल रीच द ग्राउंड, ठीक, सिमिट्री, एक साथ तो पहुंचेंगे। अतः समस्त वस्तुएं एक ही साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? नंबर 2, जी का मान नियत होता है। जी का मान नियत होता है, ठीक। जी इज द कांस्टेंट। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान, स्मॉल जी का मान उसके द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू इज ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट डिपेंड ऑन द मास एंड रेडियस, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और ऊंचाई और गहराई के साथ जो जी के मान में परिवर्तन है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ये हमारी दूसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में आप देखोगे कि ऊंचाई और गहराई और अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन। ये तीसरा वीडियो में ऊंचाई और गहराई के साथ परिवर्तन मिल गया, तो आपको चौथी वीडियो में अक्षांश के साथ परिवर्तन हम देखेंगे कि पृथ्वी की सतह में अक्षांश के साथ परिवर्तन कैसे होता है। उसमें भी 2 टॉपिक है, पृथ्वी का शेप और पृथ्वी की रोटेशन, ठीक है। उसके बाद हम आगे के टॉपिक देखेंगे। तो आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और शुरू से आखिर तक वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।